हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को आज हम डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट की ये सीरीज़ चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर चेक कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज़ है। स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना वीडियो लेक्चर। टेलीग्राम पर नहीं कनेक्ट किया तो ज़रूर कनेक्ट कर लेना। इस वीडियो का PDF जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, शिक्षा फॉर नौकरी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे जो भी यूटेट के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने इंक्लूड किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर्स। ऑप्शन नंबर ए, लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटी, पुअर मेमोरी, एबिलिटी टू एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज, या लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन द क्लासरूम। भाई CDP का क्वेश्चन है, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। मॉक टेस्ट है, काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों के एग्जाम तक। इसी तरीके से हम मॉक टेस्ट डिस्कस करते रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लाने वाले हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन बोलता है CDP का, निम्न में से कौन सा मंद शिक्षु की विशेषता नहीं है। कौन सी स्पेशलाइजेशन नहीं है जो मानसिक मंद बालक होते हैं। सीमित ज्ञानात्मक क्षमता, खराब स्मृति, भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता, या कक्षा में एकाग्रता का अभाव। नॉट पूछा गया है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है स्लो लर्नर्स की, वो आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज, भाई इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है कि ये अपने अपने जो भी भाव होते हैं उनको भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकें। इस तरीके की इनकी एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नॉट पूछा गया था ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है। इनकी क्या होती है, लिमिटेड पुअर कॉग्निटिव कैपेबिलिटी होती है, पुअर मेमोरी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन द क्लासरूम बहुत ज़्यादा देखा जाता है। भाई जो स्लो लर्नर्स होते हैं इनकी संज्ञानात्मक कैपेसिटी, पुअर मेमोरी और इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, की किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी विशेषताएँ होती हैं, ठीक है। अपनी भाषा के माध्यम से अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसकी एक विशेषता नहीं है, भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता इनमें नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ब्रेल मेथड एंड टेप रिकॉर्डिंग कैन बी यूज्ड एज एजुकेशनल प्रोविजन फॉर। भाई देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CDP का, और CDP में भी कहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को मैं कई बार आपको रिकमेंड कर चुका हूँ कि इसके क्वेश्चन आप मत छोड़ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी हम जो मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर नंबर 1 के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रहे यूटेट पेपर नंबर 1। तो ब्रेल मेथड और टेप रिकॉर्डिंग कैन बी यूज एज एजुकेशनल प्रोविजन फॉर ए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड स्टूडेंट, हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट। हिंदी में देख लेते हैं कि जो ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग होती है किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। दृष्टिबाधित बालकों के लिए, अस्थि बाधित बालकों के लिए, श्रवण बाधित या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। तो देखो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो ब्रेल लिपि होती है, आपने सुना भी होगा, जितने भी ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जो देख नहीं सकते हैं, जिनका विज़न नहीं होता है, उनके लिए पढ़ाई के लिए जो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है उस मेथड को हम बोलते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या होती है, इसमें एक डॉट्स होते हैं, उभरे हुए बिंदु होते हैं, स्पर्श बिंदु होते हैं, जिनको टच कर फील कर जो ब्लाइंड स्टूडेंट हैं वो अपनी लर्निंग करते हैं, वो सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं और लिखना सीखते हैं इसी ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग मेथड्स के थ्रू। टेप रिकॉर्डिंग्स क्या है कि भाई जिसमें ऑडियो मेथड होगा उनको वो सुनकर समझते हैं, और दृष्टिबाधित वाला ब्रेल लिपि को टच कर सीखते हैं और पढ़ना सीखते हैं इस मेथड के थ्रू, ठीक है। और भाई ब्रेल लिपि से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि इस लिपि में कितने डॉट्स होते हैं, तो इसमें 6 डॉट देखे जाते हैं इस लिपि में। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखो तीसरा क्वेश्चन मैंने भी इंक्लूसिव एजुकेशन का ही डाला CDP में, इंक्लूसिव एजुकेशन IE। बात क्लियर होगी, यहाँ से प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी कि नॉट पूछा गया कि कौन सी एक विशेषता नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन की। ऑप्शन ये बोलता है इट एनहेंसेज लर्निंग ओनली फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, इट इज़ अ शिफ्ट इन सर्विस फ्रॉम the care of disabled children to their education and personal development. Inclusive education is a continuous process and not an achieved state of a product. It seeks to maximize the potential of the student. तो भाई यहाँ से पूछा है कि कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी एक विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है। तो इट एनहेंसेज ओनली फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। नॉट पूछा गया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए बोला गया है कि
इट एनहेंसेज ओनली फॉर, कि ये केवल स्पेशल नीड स्टूडेंट के लिए ही बनाई गई है इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें जनरल स्टूडेंट भी शामिल होते हैं, सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों के अध्ययन का जो प्रोविज़न है, अध्ययन का जो प्रावधान है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा बोलते हैं, कि जो एक विशेषता नहीं है, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने की में अभिव्यक्ति करता है या अभिवृद्धि करता है, ऐसा नहीं है, ये विशेष के साथ साथ जनरल सामान्य बच्चों को भी इंक्लूड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अब हमारा आ गया ईवीएस से। भाई पेपर 1 के लिए डिस्कस कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के लिए, तो पेपर 1 में ईवीएस वाला पार्ट हमारा आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है स्कोरिंग करने के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इन सारी गैसेस में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वाटर वेपर, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो कौन सी है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर है। SO2 नहीं है, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो देखो वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है, और इसके साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी भी सही है। ओजोन भी इसमें पाई जाती है, और इसके साथ नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। अब बात आती है कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि SO2 ग्रीन हाउस गैस क्यों नहीं है, क्योंकि SO2 वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेती है, जो ये वाटर वेपर होती है ना, इसके साथ में रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। सल्फ्यूरिक SO2 प्लस H2O मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, H2SO4, और जो क्या करता है वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हिंदी में था ये, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। भाई ये है हमारे पास क्वेश्चन, अगेन EVS से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 आ गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मीनिंग ऑफ टोरैंग इज जंगल। मिजोरम में, झारखंड, असम या फिर उड़ीसा, हिंदी में देख लो। नीचे दिए गए निम्न में से कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। मिजोरम, झारखंड, असम या फिर उड़ीसा, यानी कि तोरांग का जो मीनिंग होता है वो जंगल होता है। तो ये कौन से स्टेट में यूज़ किया जाता है जंगल को, तोरांग कौन से स्टेट में बोला जाता है, ये आपसे पूछा गया। मिजोरम, झारखंड, असम या फिर उड़ीसा। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। 5 के लिए करेक्ट आंसर बी है कि भाई झारखंड में जो है तोरांग को जंगल बोला जाता है। बात क्लियर हो गई भाई। और ये कौन सी लैंग्वेज है, अगर तोरांग जो कौन सी लैंग्वेज में है, ये कुडुक लैंग्वेज जो है उसमें जंगल को तोरांग बोला जाता है। कौन से स्टेट में है ये, झारखंड में। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। EVS का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इसी लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगेन EVS का एक और क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। खेजाड़ी ट्री मेनली फाउंड इन, जो खेजाड़ी पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वो कहाँ पाया जाता है, प्लेन एरिया में, ठंडे इलाकों में, डेजर्ट वाले में या फिर कोस्टल एरियाज़ में पाया जाता है। खेजाड़ी का पेड़ प्रमुख रूप से पाया जाता है समतल क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्र। तो देखो खेजाड़ी का जो वृक्ष है वो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि डेजर्ट वाले एरिया में ये पाया जाता है। बात क्लियर हो गई। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जो खेजड़ी का जो पेड़ होता है, इसकी जो प्रमुख विशेषता होती है कि जो इसका बार्क होता है ना, जो छाल होती है, वो मेडिसिन्स में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसकी जो लकड़ी निकलती है, जिनकी इस ट्री की जो वुड होती है, उस वुड की स्पेशलिटी ये होती है कि इस वुड में कोई भी इंसेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, किसी भी इंसेक्ट से इफेक्टेड नहीं होती। तो ये स्पेशलिटी है खेजड़ी पेड़ की, और रेगिस्तानी क्षेत्र में, यानी कि डेजर्ट एरिया में ये पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, इंग्लिश ग्रामर से लिया गया क्वेश्चन है। भाई इंग्लिश भी आपके पास आएगी। चूज द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस, आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनानी है। मोहन सेड वी शैल गो टू सी द ताज महल, मोहन सेड वी शैल गो टू सी द ताज ऑन ए मून लाइट नाइट। ठीक है, तो अब इसका आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है कि क्या होगा इनडायरेक्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहन सेड दैट दे शुड गो टू सी द ताज इन मून लाइट नाइट।
ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। अगर हम बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, कि जब भी हम अपने सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं अपने वर्ड्स में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। कि कोई भी सेंटेंस को हम अपनी भाषा में बोलते हैं, अपनी भाषा में बनाकर बोलते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। जैसे हमने यहाँ को शैल को, इस सेंटेंस में हमने शैल को किस में कन्वर्ट कर दिया, शुड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, शुड गो में कन्वर्ट कर दिया हमने शैल को। बात क्लियर हो गई। और ये जो ऊपर सेंटेंस दिया गया था, तो कौन सा सेंटेंस था, सिंपल फ्यूचर टेंस दिया गया था ये, ठीक है। मोहन सैड, तो हमने क्या इंक्लूड कर दिया, डैट। वी शैल को हम क्या करें, वी शुड गो टू सी द ताज ऑन ए मून लाइट नाइट, तो यही तो हमने किया यहाँ पर। मोहन सैड डैट दे, वी को भी कन्वर्ट कर दिया हमने, क्या हो गया, वी को कन्वर्ट किया है हमने दे में, दे शुड गो टू सी द ताज इन मूनलाइट नाइट। तो अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट कहलाता है। क्वेश्चन 8 अगेन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव ए साइलेंट लेटर इन, आपको बताना है कौन से वर्ड में साइलेंट लेटर है। एडोर में है, ऑप्शन बी बोलता है मैड में है, ऑप्शन डी बोलता है डॉग में है, या ऑप्शन डी बोलता है वेडनेसडे में है। तो भाई वेनेसडे में क्या होता है, डी जो है वो साइलेंट लेटर होता है आपका, आपको पता है ये कैसा लेटर है आपके पास, साइलेंट लेटर है, वेनेसडे। बात क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। स्वामी, अब आ गया हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है भाई, हिंदी में भी आपके पास साहित्य से क्वेश्चन है। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि थे, निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्री काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा। स्वामी अग्रदास की बात हो रही है, तो राइट आंसर है 9 का ऑप्शन नंबर सी, ये थे भाई राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं स्वामी अग्रदास। भाई इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो थी भाई पदावली। कई सारी रचनाएं, लेकिन उसमें से एक थी पदावली, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और राम भक्ति काव्यधारा के जो है प्रमुख कवि जो हैं उनमें से अग्रदास एक है, और इसके अलावा जो दूसरे कवि आते हैं, जो तुलसीदास हैं हमारे, तुलसीदास भी इसी काव्यधारा के हैं, राम भक्ति काव्यधारा के हैं तुलसीदास भी। साथ साथ नाभादास, नाभादास कवि भी राम भक्ति काव्यधारा के हैं। और इसके साथ आते हैं प्राणचंद्र भी, जो हैं प्राणचंद्र भी इसी से ही हैं। केशव दास भी राम भक्ति काव्यधारा के हैं, और इनकी प्रमुख रचना स्वामी अग्रदास की पदावली। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10, निम्न में से भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन से थे, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, या फिर अज्ञेय। तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि जो थे वो थे मैथिली शरण गुप्त। भाई इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, हिंदी साहित्य में जो खड़ी बोली है उसके ये प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। और ये जो इनकी जो रचना है भारत भारती, इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जो कब लिखी गई थी भाई 1912 में इन्होंने ये लिखी थी, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त द्वारा। और मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने ये उपाधि प्रदान करी थी, प्रथम राष्ट्रीय कवि की जो उपाधि थी वो गांधी जी ने इनको प्रदान करी थी। खड़ी बोली के ये एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। और अगर दूसरे टाइटल जैसे महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा का जो टाइटल है वो है आधुनिक युग की मीरा। अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा कौन है, तो कौन से कवि हैं, वो हैं महादेवी वर्मा। और मुंशी प्रेमचंद आपसे अगर हम बात करें तो कलम का सिपाही नामक इनको बोला जाए, कलम का सिपाही, ये भी मुंशी प्रेमचंद द्वारा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा, तो ये हो गई बात भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक और साहित्य का क्वेश्चन। कुतुम्बन द्वारा रचित गद्य का नाम क्या है, मधुमलता, चंदावन, मृगावती, या फिर हंस ज्वाभिर। आपको बता रहे कुतुम्बन द्वारा रचित गद्य का नाम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम पहुंच चुके हैं, तो राइट आंसर है मृगावती जो है वो कुतुम्बन ने लिखी है। और कुतुम्बन जो है शेख बुरहान के शिष्य थे भाई, कुतुम्बन जो है शेख बुरहान के शिष्य थे, इस चीज़ को ध्यान रखना। और सूफ़ी प्रेम काव्य के कवि हैं कुतुम्बन, ठीक है, सूफ़ी प्रेम काव्य के कवि हैं कुतुम्बन। और अगर हम बात करें इनकी इस रचना की, तो इनकी जो रचना मृगावती है ये जो है 1503 में लिखी गई थी, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और इसमें लौकिक प्रेम को बहुत अच्छे तरीके से अलौकिक प्रेम में
इन्होंने अभिव्यंजना दी है। कुटुंबन ने लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम में किस तरीके से बताया जाता है, वो इन्होंने मृगावती में बताया है 1503 में। बात क्लियर हो गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी के प्लस ईवीएस के क्वेश्चन आज हमने इस मॉक टेस्ट में देखे हैं। वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यू टेट की, सी टेट की। काफ़ी हेल्पफुल और मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।